कहीं कहाँ एक आध दो डेविएशन मिल सकते हैं। तो ये यहाँ एटॉमिक रेडियस और यहाँ एटॉमिक नंबर का, तो इस तरह ग्राफ आएगा। ये किसमें है आप देख रहे हैं कि ये है पीरियड में, डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम ग्रुप की बात करें, चाहे कोई भी ग्रुप ले लें, जैसे हेलोजन ग्रुप किया है, तो यहाँ से लेके आयोडीन तक बढ़ती जाती है। ये रेडियस की वैल्यू लिखी है पिकोमीटर में, किसमें है ये पिकोमीटर में। तो इस तरह से ये बढ़ती जा रही है और यहाँ डिक्रीज हो रही है। एक रेगुलर वेरिएशन दिखाई देता है। ये कहाँ पर मिलता है हमें? पी ब्लॉक्स में। तो जब हम पी ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि हर एक ग्रुप की जो रेडियस है वो किस तरह से वेरिएशन शो करती है विद न्यूमेरिकल वैल्यूज। समझ गए ना? यहाँ एक आपको इसका जो एक बेसिक है वो मैंने बताया, तो आप यहाँ तक नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनमें आप देखोगे कि जो एटॉमिक रेडियस है, जो एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई हैं, वो एक ट्रांजिशन सीरीज में ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं करती। मतलब एवरेज रूप से ये जो साइज है वो कांस्टेंट बनी रहती है। मतलब थोड़ा सा पहले सीरीज में डिक्रीज होता है, फिर बीच में कांस्टेंट है और लास्ट में थोड़ा सी बढ़ जाती है रेडियस। ऐसा क्यों होता है? मतलब जैसा पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में होता है उस तरह से पीरियड में इनमें चेंज नहीं आ रहा है। इनकी सीरीज या पीरियड में अगर हम चलें तो एटॉमिक रेडियस की एवरेज वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है? n-1 ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल्स में। तो वो जब अंदर जाता है तो एक तो न्यूक्लियस के पास आगे आउटर मोस्ट में जुड़ता तो उतना अट्रैक्शन नहीं होता जितना कि n-1 में जा रहा है, तो एक तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। दूसरा है कि जब अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्सन होने लगता है। तो जो रिपल्सन होता है ना, उसके कारण इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ हटता है, तो ये रिपल्सन कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। ये जो शील्डिंग इफेक्ट है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है। तो ऐसे में शील्डिंग इफेक्ट तो साइज को बढ़ा रहा है और जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो साइज को डिक्रीज कर रहा है। तो ये जहां दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस्ड करते हैं। और जैसे ही टोटल बैलेंस्ड हो जाता है, साइज कांस्टेंट हो जाती है। तो पहले अगर आप सीरीज में चलोगे तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, D1, जैसे आप यहाँ चलेंगे D1 है तो यहाँ D2 है, तो यहाँ पर D3 है। मतलब मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पर D1 है, D2 है, D3 है, D4, इसी में 5 भी दिखता है। ठीक है, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। तो यहाँ से अगर आप देखें तो साइज थोड़ा डिक्रीज हुई है यहाँ तक। ऐसा क्यों है? यहाँ तक चले तो डिक्रीज हो रही है क्योंकि जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जब तक अनपेयर्ड है तब तक तो उनमें रिपल्सन कम रहता है और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव रहता है। बीच में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं डी ऑर्बिटल्स में, अब उनमें रिपल्सन होना शुरू होने लगता है। तो रिपल्सन होता है जो कि न्यूक्लियर चार्ज के अगेंस्ट वर्क करता है, जिसे हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ जो शील्डिंग इफेक्ट है, रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन्स का, वो न्यूक्लियर चार्ज को टोटल बैलेंस्ड कर देता है। तो यहाँ देख रहे हैं कांस्टेंट हो जाती है, बहुत कम डिक्रीज हुआ है और फिर लास्ट में थोड़ा सा बढ़ गई है क्योंकि D9, D10 में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, उनमें रिपल्सन होता है तो शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव हो जाता है। और यही कारण है कि हर एक ट्रांजिशन सीरीज में ये जो वैल्यूज है आप देख रहे हैं कि एवरेज एटॉमिक रेडियस लगभग कांस्टेंट सी दिखती है। यही कारण है कि डी ब्लॉक के जो एटम्स हैं लगभग सिमिलर साइज के होते हैं। समझ गए ना? अगर हम इस ग्राफ से देखें यहाँ मेटालिक रेडियस और एटॉमिक नंबर, तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का इस तरह से वैल्यू को देख के हम एक ग्राफ देख सकते हैं कि पहले थोड़ा सा डिक्रीज है, बीच में कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज। अगर आप सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे ना तो इनकी जो एटॉमिक साइज है लगभग बिल्कुल बराबर है। ऐसा क्यों हुआ है? मतलब यहाँ पर इनकी जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। हाँ, फर्स्ट सीरीज से सेकंड थर्ड की साइज बड़ी है क्योंकि आप नीचे की तरफ चल रहे हैं, ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ेगी। लेकिन ये देखा गया कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की साइज लगभग बराबर है। इसका रीजन आप देखोगे वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं वो अभी ए ब्लॉक में बताता हूँ। तो इस तरह से वेरिएशन कहाँ दिखाई देता है हमें? डी ब्लॉक में। तो समझ गए बच्चों? पहले आप इसे नोट कर लो, मैं उसको हिंदी में भी लिख देता हूँ।
तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको संक्रमण तत्वों का समझाया कि संक्रमण तत्वों में परमाणु त्रिज्या का मान लगभग श्रेणी में स्थिर सा रहता है, ज्यादा नहीं बदलता। कारण क्या है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 d में जाएगा। ऐसे में जब अंदर जाता है तो वहां पर दो बल कार्य करने लगते हैं। एक तो जब अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसमें रिपल्सन होने का, इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भागते हैं, उसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। और चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की अपेक्षा अंदर जा रहा है तो नाभिक के नजदीक रहेगा तो उस पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है जिसे बोलते हैं नाभिकीय आवेश। तो ये जो दोनों बल है ना, जब अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो एक दूसरे को बैलेंस्ड करते हैं, और जहां ये दोनों बल बैलेंस्ड हो जाते हैं तो जितना आकार बढ़ना था उतना घट गया तो स्थिर हो जाता है। समझ गए ना? तो मैंने यही देखा है कि संक्रमण तत्व में परमाणु त्रिज्या का औसत मान लगभग स्थिर रहता है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 d कक्षक में जाता है, जिससे दो बल परिरक्षण प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण और नाभिकीय आवेश एक दूसरे को संतुलित करते हैं और परमाणु स्थिर आकार स्थिर बना रहता है। जैसे आप देख रहे हैं कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है त्रिज्याओं में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा इफेक्टिव है, इसलिए त्रिज्या पहले घटी है। यहाँ पर दोनों प्रभाव नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, और यहाँ परिरक्षण प्रभाव प्रभावी हो गया, थोड़ा सा आकार बढ़ गया है, और उसका ग्राफ लिया जाए तो इस तरह का दिखेगा। तो इसे आप प्रूव करें। अब देखो बच्चों, अगर हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें या उनके आइंस की बात करें तो एफ ब्लॉक में अगर आप एक सीरीज में चलते हैं कि सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक या थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, समझ गए ना, तो उनमें देखा गया है कि रेडियस लगातार डिक्रीज होती है, चाहे एटॉमिक रेडियस हो या आयनिक रेडियस हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एफ ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वहां कहां एंटर होता है? n-2 में, n-2 एफ ऑर्बिटल्स में। एफ ऑर्बिटल साइज में काफी बड़े होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रहते हैं, जिससे उनके बीच में रिपल्सन कम होता है। रिपल्सन जब कम होगा तो उनका शील्डिंग इफेक्ट कम रहेगा, क्योंकि रिपल्सन ही तो शील्डिंग इफेक्ट है। तो रिपल्सन कम रहेगा जिससे कारण शील्डिंग इफेक्ट कम है। जब शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो वो न्यूक्लियर चार्ज को क्या नहीं कर पाता? कंपनसेट नहीं कर पाता, मतलब बैलेंस्ड नहीं कर पाता। ऐसे में न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा लगेगा और वो साइज को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। जबकि डी ब्लॉक में आपने देखा था कि न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो एक दूसरे को कंप्लीट बैलेंस्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एफ ऑर्बिटल्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है जो कि न्यूक्लियर चार्ज को बैलेंस्ड नहीं कर पाता, जिसके कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ जाता है और साइज डिक्रीज हो जाती है। और यही कारण है कि सीरीज में एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। इसे बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स में देखें, और एक होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो एक्टिनॉइड एलिमेंट्स में मिलता है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर इन सीरीज, मतलब है सीरियम से ल्यूटेशियम तक, बिकॉज पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-2 f इलेक्ट्रॉन्स not compensate the effective nuclear charge। समझ गए ना? Therefore, nuclear attraction regularly increase over outermost shell electrons और it is called lengthenoid contraction, और ऐसे में एटम जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ गए बच्चों? एफ ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या घटती जाती है श्रेणी में, क्योंकि n-2 f कक्षक का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश को संतुलित नहीं कर पाता, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ता जाता है, और इसे बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और परमाणु आकार घटता जाता है। मतलब अगर हम आयनिक रेडियस देखें तो वो लगातार ही घटेगी, ठीक है, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम 3+ तक। अगर परमाणु त्रिज्या में देखोगे तो दो आपको इनमें एक्सेप्शन मिलेंगे, AU और YB। यहाँ पर ये 2+2+ साइन बनाते हैं, इसलिए मेटेलिक रेडियस की जो स्ट्रेंथ है जो है वो थोड़ा दुर्बल हो जाती है, मतलब वीक हो जाती है, और साइज बढ़ जाती है। बाकी रेगुलर इस तरह से एवरेज रूप से आप देख रहे हैं ये डिक्रीज ही हो रहा है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। वैसे भी हम एफ ब्लॉक को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक को तो ये फिर रिपीट होंगे, फिर भी यहाँ पर आप इस तरह से बेसिक अगर क्लियर है तो आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बहुत ही इजी गोइंग समझ में आएगा। तो
इस तरह से मैंने एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन बताया, डिफरेंट ब्लॉक्स में इनका क्या वेरिएशंस होते हैं उनको बताया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे आयनिक रेडियस और उसका वेरिएशन। तब तक के लिए आपसे अलविदा, नमस्कार, सी यू अगेन, थैंक यू।